4 मई 2026 5 राज्यों में चुनाव नतीजों का दिन। भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे ही सूबों से अच्छी खबरें आई हैं। सबसे ज़्यादा उत्साहित वो पश्चिम बंगाल के नतीजों से होंगे। 208 सीटों पर उनकी विजय हुई है, जो 293 सीटों पर जो आज गिनती हुई है। इस नतीजे से तृणमूल कांग्रेस में ऑब्वियसली काफ़ी अब रिफ्लेक्शन का एक उनके सामने मौका आया है, लेकिन अब ये रिफ्लेक्शन एक कदम आगे बढ़कर उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी लीडर है ममता बनर्जी, स्टेट की मुख्यमंत्री, वो भी अपनी सीट से हार गई हैं। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने उन्हें पिछली बार नंदीग्राम से हराया था, इस बार भवानीपुर से भी हरा दिया है। ज़्यादा जानकारी आकाश के पास है। तो लगातार ये खबरें चलने लगी थी टीवी चैनलों पे 1 घंटे पहले से ही कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में जो है कि ममता बनर्जी को हरा दिया था। हम जानते हैं ममता बनर्जी इस बार सिर्फ भवानीपुर से ही लड़ रही थी और शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से लड़ रहे थे। वो नंदीग्राम से विधायक हैं, वहीं से चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा, उन्होंने भवानीपुर से भी पर्चा दाखिल किया था, ये कहते हुए कि अगर ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही है सिर्फ, तो मैं वहाँ भी जाके उनके खिलाफ लड़ूंगा और आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा। वो लड़ी और अब जाके जब हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो 20 राउंड की गिनती होनी थी, 20 राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और ममता बनर्जी 15,105 वोटों से चुनाव हार गई हैं। मेरे ख्याल से जब हम और सत्यम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 16 राउंड तक की गिनती हुई थी तो 500 वोटों का फासला था, लेकिन जैसे फिर 17वें राउंड की गिनती शुरू हुई है वो मार्जिन बढ़ के 5,000 हुआ और 18 और 19 राउंड खुलते खुलते वो फासला जो है वो 15,000 तक पहुंच चुका था। तो 15,000 का जो ये मार्जिन भी है ना, वो बहुत बड़ा मार्जिन है। मतलब ये नेक टू नेक फाइट वाला भी मामला नहीं है, ये एक तरफा जीत है कि मतलब। और इसको थोड़ा सा इस तरह भी देखना चाहिए कि ये सिर लड़ा देने वाली पॉलिटिक्स है कि आप देख रहे हैं कि पिछली बार जब 2021 का चुनाव था तो नंदीग्राम से लड़ रही थी ममता बनर्जी, वहाँ से शुभेंदु ने पर्चा भरा, वो उनको हरा दिया। वो भवानीपुर आई, यहाँ से विधायक बनी। इस बार वो चढ़ के, जिसको कहते हैं ना कि हम आपके घर तक आएंगे और वहाँ से आके आपको हराएंगे। दूसरा एक और भी कमाल की चीज़ देखिए कि जो आप ट्रेंड बता रहे थे पश्चिम बंगाल का, तो अभी जो है तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर, 79 सीटों पर वो बढ़त दिखा रही है। लगभग यही नतीजे भी होंगे। आप याद कीजिए पिछली बार का चुनाव, बीजेपी को 77 सीटें आई थी, तो ये 180 डिग्री घूम जाने वाला नतीजा है कि मतलब ये बीजेपी के लिए, या कहें कि बंगाल पॉलिटिक्स में फुल सर्कल मूवमेंट की तरह है कि बीजेपी पिछले चुनाव में 77 सीट पर थी, इस बार टीएमसी वहाँ जाकर खड़ी है। हालांकि इससे पहले ही खबरगांव की यूट्यूब चैनल पे हमने एक वीडियो भी किया है कि ममता बनर्जी वहाँ जहाँ काउंटिंग चल रही थी वहाँ गई थी और ये उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अंदर 5 मिनट में घुसी थी और वहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं काउंटिंग में, अंदर मुझे धक्का दिया गया, मुझे मारा गया, इस तरह का उनका आरोप है। लेकिन फिलहाल जो है कि वो बंगाल मतलब हार तो गई टीएमसी, लेकिन उससे भी बड़ी खबर अब ये हो गई है कि ममता बनर्जी खुद भी अपना सीट नहीं बचा पाई। यार अब ये होगा ना आकाश कि मैं बैठ जाऊं क्या, काफी टाइम से खा, तो अब ये होगा ना वहाँ की, अब जैसे क्योंकि उनका रिजल्ट तो आ ही गया है। सत्यम ने स्पॉट किया था इनफैक्ट सबसे पहले ये चीज़, और सत्यम में दौड़े दौड़े आया कि ऐसा हो गया है। अब ये वहाँ पे ये होगा कि अब शुभेंदु अधिकारी का जो दावा है ना, वो एक लेवल और आगे जाकर के होगा, क्योंकि वो अब वो फ्लूक नहीं है कि आपने एक बार इलेक्शन लड़ा और एक बार आप जीत भी गए। उन्होंने 2 बार आमने सामने की लड़ाई में ममता और चैलेंज करके, है ना, क्योंकि पिछली बार तो चलिए कि उनकी सीट पर मुकाबला हो रहा था, इस बार तो उन्होंने सीएम को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके दूसरा पर्चा भरा है शुभेंदु अधिकारी ने, और वो दोनों सीटों से जीत गए हैं अपनी सीट। जो नंदीग्राम है वहाँ से वो 9,665 वोट से जीत चुके हैं और वो भी डिक्लेयर हो गया है और यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा वोट। इसके पहले ये हुआ कि जब भी दोपहर से ही, चाहे वो सागरिका घोष हो चाहे खुद ममता बनर्जी ने एक वीडियो दायर किया था, उसमें कहा था कि चुनाव आयोग जो है धीमी काउंटिंग कर रहा है, जल्दी अपडेट नहीं कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी और ममता बनर्जी का जो पहला रिएक्शन आना था वो हमको पता था कि क्या होगा। तो जब वो आई हैं बाहर, भवानीपुर में ही वो थी, जो एक पोलिंग काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर वो अंदर गई थी। उनका आरोप यह था कि शुभेंदु अधिकारी को अंदर जाने दिया गया है तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। जब वो बाहर आई हैं, मीडिया से बात कर रही हैं, तो उनके आसपास जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भीड़ थी, जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके जय श्री राम के नारे थे, घोटालाबाज ममता दूर हटो जैसे नारे थे, बांग्ला में भी और हिंदी में भी। और जब वो आई हैं तो उन्होंने ये कहा है सीधे शब्दों में कि ये लूट है,
100 से ज़्यादा सीटों पर लूट हुई है। चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग है, आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने इलीगल काम किया है। और फिर अभी मैं अगर उनका ट्विटर भी देखूं तृणमूल कांग्रेस का, तो उनका जो आखिरी जो वीडियो है ट्विटर पर, वो लिखा है वी विल बाउंस बैक। ये बयान जो कि ममता बनर्जी ने खुद दिया जाते हुए कि टीएमसी काउंटर मैंडेट सीख करेगी और वी विल बाउंस बैक, ये उनका है। और वो लूट 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 3-4 बार उन्होंने बोला है, लेकिन है यही कि वो अपनी सीट हार चुकी हैं, जो कि पिछली बार भी हुआ था वो शुवेंदु अधिकारी ने। और इसका अनाउंसमेंट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से सबसे पहले हमारे पास नहीं आया, ये आया खुद शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। जब वो वहाँ से बाहर निकले, हाथ में उनके प्रमाण पत्र था और उन्होंने ऐलान किया कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। और उसके बाद ममता बनर्जी को वहाँ से जाना भी पड़ा है, और अभी भी वहाँ पर नारेबाजी इस तरीके की हो रही है कि आप जाइए यहाँ से, दूर हटिए, आप यहाँ से चले जाइए, और जय श्री राम के नारे जो है पूरे वो वहाँ पर लग रहे हैं। तो ये पूरा था। और उसके बाद जो हिंसा की भी खबरें आई हैं, कई लोगों ने, चाहे जैसे मैंने कहा कि कितने भी उनके सांसद हों, विधायक हों, उन्होंने बातें वीडियो के तौर पर जारी की कि हमारे वर्कर्स को पीटा जा रहा है, हमारे ऑफिस में आग लगाई जा रही है, हमारे काउंटिंग एजेंट्स को वहाँ पर नहीं घुसने दिया जा रहा है, क्योंकि ख़ास तौर पर भवानीपुर में हो रहा था। और उसके बाद ममता बनर्जी को वो एक स्कूल है जो कि काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पर उनको जाना पड़ा और वहाँ पर गई वो। लेकिन उन्होंने बयान यही दिया है कि मुझे 5 मिनट भी, जैसा आकाश बता रहे थे, कि मुझे वहाँ पर नहीं जाने दिया गया, मेरा आई कार्ड गिरा दिया गया, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट जो कि 180 डिग्री वाली बात कर रहे थे, अभी 79 पर है टीएमसी। और जो हम सीटें देखें तो अभी ऐसे 18 ऐसी सीटें हैं जिसमें लीड पर है टीएमसी। उसमें से एक सीट पर 1900 का फ़र्क है, जिसमें कि राउंड ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 राउंड 4 राउंड बाकी हैं, और उसमें अभी फ़र्क 8000 वोट्स का या 7000 वोट्स का है। और अगर हम 18 राउंड से 20 राउंड तक 15000 पट सकता है, तो हो सकता है कि 79 से 1-2 सीटें और भी गिर सकती हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का हम फॉलो भी कर रहे थे लगातार। 9वें राउंड तक मुझे याद है कि 12000 की बढ़त थी, फिर वो 14वें राउंड पे आया तो वो बढ़त थोड़ी सी कम हुई तो 5000 तक आई, फिर 15-16वें राउंड पर वो 554 पीछे हो गई, और फिर वो 16वें राउंड पर आकर वो 6000 हुआ, फिर 10 हुआ, और उसके बाद वो 15000 वोट से जो है पूरा चुनाव हार चुकी हैं। वो तो अब एक, जिसको कहते हैं ना कि एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन वाली चीज़ है तृणमूल कांग्रेस के लिए तो है ही। अब वो ममता बनर्जी का जो इंडिविजुअल, जिसको कहते हैं कि एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी उन्होंने बनाई थी, एक लार्जर देन लाइफ छवि, है ना। मतलब उनका वो जो, जैसे सलमान खान का नहीं, नॉन एक्टिंग स्टाइल, ऐसा सेलिब्रिटी जो सूट की साड़ी पहनती हैं, पैरागॉन हवाई चप्पल पहन के निकल जाती हैं, कोई उनके जहाँ वो रहती थी उसके आप बहुत करीब एक्चुअली जा सकते थे कोलकाता में। लेकिन अब इन सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया है बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट में। कहीं ना कहीं हमको ये बात माननी पड़ेगी कि बीजेपी ने जो पब्लिक इमेजिनेशन है उसको किया है कैप्चर, क्योंकि इस तरह का मैंडेट ना इससे नहीं आता है, ये SIR से, ये सेंट्रल एजेंसी, मतलब इन ये सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन ये उस तरह का मामला नहीं है जिसमें आप मतलब कोई चोर रास्ता नहीं है। नहीं, वो नहीं कहा जा सकता। वो जैसे जब भी ईवीएम की भी बात आती है, हमने भी कई चुनाव देखे हैं, तब भी ईवीएम की बात आती है, तो उसको जब एकदम ये क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप से भी ज़्यादा है। अगर आप 207 208 सीटों पर बीजेपी अकेले अगर जीत रही है, ऐसे राज्य में यहाँ पर 77 सीटें थी, तो अगर डबल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट ट्रिपल अगर सीटें ला रही हैं, तो वो SIR और वो ईवीएम, इसको मुझे लगता है कि अब राजनीतिक पार्टियां भी इसको ध्यान में रखती हैं कि इतना खुल के नहीं बोल सकते आप ये अगर आप ये बोलते हैं तो आप जनता के विवेक पर भी सवाल ही उठा रहे होते हैं, क्योंकि उसने एक संवैधानिक तौर पर चुनाव हुए, जनता ने आपको वोट दिया और जनता ने आपको नहीं चुना, तो उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो कि कई सारे जो लीडर्स ने जब ट्वीट किया है तो उसमें इसके बारे में लिखा भी है कि हम एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो CPIM हो, केरल में अपना वो गढ़ हार चुकी है, एक आखिरी राज्य था, मेरे ख्याल से 49 साल बाद इंडिया हैज़ लेफ्ट विद नो लेफ्ट, ऐसे करके चीज़ें चल रही हैं, कोई पार्टी नहीं है। तो उसने भी यही कहा कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे लिए लेफ्ट के लिए बुरा समय है। डी राजा का भी बयान आया कि हमको इसके लिए सोचना चाहिए। तो उसमें फिर SIR का नाम या EVM का नाम मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा मैटर भी करेगा, सेंस भी नहीं बनेगा और मैटर नहीं करेगा। चाहे बोल लें कि लूट हुई है, 100 से ज़्यादा सीटों पर लूट हुई, वोट चोरी कर लिया या कुछ भी, लेकिन लोग मुझे नहीं लगता है कि इस बात को माने, क्योंकि बंगाल की जनता ने बता दिया है। तो मतलब ये कुछ सवाल वाली बात नहीं कि क्या है, किस तरफ है जनता। चाहे वो हावड़ा ब्रिज का वीडियो हो, चाहे कोलकाता में जो भीड़ लगी हुई है, और अब लोग ये भी कह रहे हैं जो वोटर खामोश था वो सामने आ गया है, अब वो जश्न भी मना रहा है, तो वो सारी चीज़ें तो हैं। तो अब वो SIR की वजह से तो जब डेटा आएगा, जब फॉर्म 20 पूरी तरीके से आ जाएगा, जब चुनाव आयोग देगा, तो उसके एनालिसिस भी आएंगे और हम भी ये बताएंगे कि कौन सी ऐसी सीटें थी, कितने वोट जहाँ कटे थे वहाँ पर कौन जीता है। और उसमें मुर्शिदाबाद TMC नहीं जीत पाई है,
मुर्शिदाबाद जिसको कहा जा रहा था कि ये तो नहीं, एक वीडियो भी आया है जिसमें कि एक महिला कह रही है, वो टीएमसी की वर्कर है, कि भाई यहाँ कैसे जीत रही है बीजेपी, ये तो पूरा मुस्लिम वोट है। तो वो भी एजेंसीज पर चल रहा है वो वीडियो। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी आकाश कुछ कह रहे थे क्या मेरे ख्याल से? मैं ये जोड़ना चाह रहा था, जो SIR वाली पूरी बातचीत है ना, या फिर ये कहना कि चुनाव मैनेज्ड है, जिस तरह के आरोप लगा रही थी विपक्षी पार्टियां, आपके पास बिहार का भी एग्जाम्पल है। और जो लोग बिहार में ग्राउंड पर थे उनको वो दिख रहा था होता हुआ। हाँ, नंबर उतना बड़ा एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था, लेकिन ये होता हुआ दिख रहा था कि RJD बहुत शिथिल तरीके से चुनाव लड़ रही है, तेजस्वी उस तरह से अग्रेसिव नहीं है। और पॉलिटिक्स में ना कई बार वो कहावत मतलब बहुत सही साबित होने लगती है कि लोहे को लोहा ही काटेगा। अब यहाँ ममता बनर्जी हारी हैं तो इस तरह से सिर्फ नहीं हारी हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जाकर वहाँ पर्चा भर दिया। मुझे याद है चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले शुभेंदु का बयान था, जब उन्होंने जिस दिन पर्चा दाखिल किया था उसी दिन उन्होंने मीडिया से कहा था कि देखिए मेरा तो नंदीग्राम सेट है, वहाँ तो मैं हार ही नहीं सकता। वहाँ पवित्रा कर को TMC ने टिकट दिया। वो 4 दिन पहले तक, इवन जिस दिन पवित्रा कर को टिकट मिला उस दिन तक वो सुबह तक वो शुभेंदु अधिकारी के साथ थे, उनके करीबी थे। TMC अभिषेक बनर्जी ने उनको सुबह 8 बजे बुला के ज्वाइन किया, 10 बजे टिकट दे दिया, तो वो तो सीट फाइनल था। शुभेंदु का बयान ये खास था उसमें कि मुझे अमित शाह जी से, मैंने ज़बरदस्ती ये सीट ली है भवानीपुर, कि नहीं मुझे लड़ना ही है ममता बनर्जी के खिलाफ, ये नंदीग्राम नहीं आ रही है तो मैं ही जाऊंगा भवानीपुर। और आज भी जब ये जो सत्यम कह रहे थे कि उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया कि मैं जीत गया हूँ, तब भी वो कह रहे हैं कि मुझे 2-3 बार अमित शाह जी का फ़ोन आ चुका है, वो कंसर्न थे भवानीपुर की सीट को लेकर, लेकिन मैं फंसा हुआ था और प्रमाण पत्र ले रहा था तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। अब मैं फ़ोन करके उन्हें बताऊँगा कि मैं भवानीपुर जीत गया हूँ। तो वो एक देखिए ना कि कैसे कोई सामने से जाकर आपको चुनौती दे रहा है और फिर आपको हरा भी रहा है। नहीं, फिर वही है ना, वो देखिए नायक ऐसे ही तैयार होता है कि उसको एक बड़ा उसको रिस्क मोल लेना पड़ता है, एक बड़ी परीक्षा में उसे सही साबित होना होता है, और उसके बाद फिर आप जो रिवॉर्ड्स हैं या जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर जिसको हम कहते हैं, कि जब अब सेना जब जीत चुकी है उस नगर को, तो वो जो धन आया है वो किसका है ना, वो सैनिकों का है या वो राजा का है या वो जो जनरल्स थे उनका है। तो उन सारी चीज़ों में ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को 2 चीज़ें डिलीवर करनी थी। मतलब एक अगर आप लीडर के तौर पे देखेंगे, एक उन्हें रिजल्ट डिलीवर करना था फॉर द पार्टी, और दूसरा उन्हें खुद को भी तो डिलीवर करना है टू द पार्टी। तब तो उनके बारे में आगे सोचा जाएगा। और इस चीज़ ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता से ही बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि बंगाल को किस तरह का बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा निखिल देखिए ये 2 लोगों को मालूम है, और तीसरा अगर कोई कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से हो सकता है तो उसको आप गंभीरता से मत लीजिए, वो 2 ही लोगों को मालूम है। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो सवाल फिर हमने थोड़ा सा बदला, उसमें हमने कहा कि अच्छा ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कैसा मिलेगा, कि 2 तरह के चीफ मिनिस्टर्स बीजेपी में होते हैं, एक उसमें हिमंता बिस्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, एक इस कैरेक्टर के मुख्यमंत्री बीजेपी में होते हैं है ना, जिनके संगठन जिनके पास में पर्सनालिटी है, मास अपील है, ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, वो मतलब वो उनको मालूम है वो क्या कर रहे हैं। और फिर दूसरा एक ट्रेडिशन, मतलब जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री भी जिसमें आते हैं, मोहनलाल माफ़ कीजिए क्या नाम, मोहन यादव हो गए, भजन लाल हो गए, है ना, विष्णुदेव साय हो गए, है ना, मोहन मांझी हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो एक परंपरा मुख्यमंत्रियों की भारतीय जनता पार्टी में ये भी है। तो हमारा सवाल ये था कि उन 2 परंपराओं में से किस परंपरा का मुख्यमंत्री बंगाल को मिल सकता है, कि ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी को जहाँ पे जैसे अपने अफेयर्स के लिए किसी एक व्यक्ति की जरूरत, एक शार्प आदमी चाहिए चलाने के लिए, उससे महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ वहाँ बॉम्बे क्लब है ना, उद्योगपतियों का बड़ा एक समूह है जो किसी को भी प्रॉप कर सकता है। ऑपोजिशन पार्टीज़ के पास में, स्पेशली एनसीपी के पास बहुत पैसा वहाँ पे है। तो ऐसी जगह पे एक शार्प आदमी की, तो आप देखिए देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर असम है, तो असम में जब पोस्ट सोनोवाल उनको था कि भाई कितना कंसोलिडेट होता है, हमको नॉर्थ ईस्ट में और लोगों की ज़रूरत है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ ना कुछ अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, इस नतीजे को चैलेंज कर सकते हैं, या जहाँ उनको उस तरह की बात मिल जाएगी वो कुछ ना कुछ करेंगे। रही अब वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर दिल्ली में देखने की, तो उससे वो है ना आकाश, जैसा मुझे लगता है कि अभी उनके पास ज़्यादा इमीडिएट चीज़ें हैं सोचने को। आप देखिए दोपहर में जब ये क्लियर हो गया कि सरकार
अब भारतीय जनता पार्टी की होगी तो जो सेक्रेटेरिएट है कलकत्ते में नहीं है, वो हावड़ा में है, नबन्ना, जो नया बिल्डिंग बना, तो वहाँ पे सीआरपी लग चुकी है ना। और अब उस ऑफिस में कितने लोग जा सकते हैं, कितनी फाइल्स को वो एक्सेस कर सकते हैं, सोचने वाली बात है जब वहाँ सेंट्रल एजेंसीज वहाँ लग गई हैं। दूसरा ये है, सॉरी मैं टोक रहा हूँ, बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया वहाँ चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लिखित कि किसी भी विभाग की कोई भी फाइल इधर उधर नहीं की जाएगी, वो विभाग के दफ्तर से बाहर नहीं निकलेगी, किसी भी फाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, एग्जैक्ट वर्ड कि कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए और कोई फाइल हिलेगी नहीं, जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं रहेगी वो। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये तो जैसे हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है, जब ऐसा जैसे एमपी में क्या होता है, मैं वहाँ से आता हूँ, तो वहाँ कांग्रेस या बीजेपी कोई जीत जाए तो वहाँ दिस डिग्री ऑफ एनिमोसिटी ये आपको नहीं मिलेगी, है ना, दोनों पार्टीज में, कि ठीक है आज मैं बैठा था कल तू बैठ जाना टाइप का। वहाँ पे ये मतलब इतना कि नहीं दफ्तर का ताला नहीं खोलेंगे, उतना एक्रिमिनी वहाँ ना पॉलिटिक्स के कल्चर में है, और हुआ होगा तो फिर हमने नहीं देखा, मुझे ये कहना पड़ेगा। लेकिन कुछ जगह मैं देखता हूँ कि कुछ स्टेट्स में ये होता है। तो अभी ये बंगाल में आप होते देख रहे हो। आपने पूछा ये था कि क्या ममता बनर्जी दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाएंगी। मैं कहना चाह रहा था कि उनको अब ज़्यादा इमीडिएट चीज़ों के बारे में सोचना होगा। आप देखिए कि भारत के जो एक नेशनल नैरेटिव में जो डिसेंट है या डिसएग्रीमेंट है, उसके लिए एक सेफ हार्बर पश्चिम बंगाल बना हुआ था, है ना। कई लोग ऐसे पत्रकार जिनको बाकी जगह उनको एजेंसीज का डर होता था तो वो कलकत्ते से काम करते थे, कई लोग वेस्ट बंगाल शिफ्ट होकर के काम करते थे। तो अब उन लोगों को भी एक नया पता ढूंढना है, और ऐसा मेरा मानना है ना। मेरे पास ये कहने का कोई आधार नहीं है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और यही चीज़ तृणमूल के जो लीडर तृणमूल में रह जाएंगे उनके सामने भी ये प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी तक के सेंट्रल एजेंसीज को उस तरह से फ्री हैंड दिया नहीं था, है ना। जनरल कंसेंट वहाँ सीबीआई को नहीं थी, ईडी की रेड्स तक में स्टेट एजेंसीज का दखल हो जाया करता था, ममता बनर्जी खुद पहुँच जाती थी। अब वैसा कुछ होगा नहीं, और ये उस तरह का मतलब भलवनसाहत वाला दो टीम्स के बीच में मैच तो था नहीं कि आज कि बढ़िया 20 ओवर तुम डाल लो 20 ओवर मैं डाल लेता हूँ, जो जीत जाएगा वो पार्टी करेगा, तो हारने वाला भी उसमें एक प्लेट खाना खा के चला जाएगा। उस तरह का है नहीं। ये टेक नो प्रिजनर स्टाइल की जीत है। ममता बनर्जी जीतती, जो पिछली बार जीती थी, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ यही किया था। जिन जिन बूथों के बारे में मालूम चला, बूथ में एक अंदाज़ा लगता है ना, बूथ में कितना 1000, 1100, 1200, 1300 लोग होते हैं, तो उसका मतलब अगर बूथवार आप निकाल लेंगे रिजल्ट, तो एक जनरल आप एस्टिमेट मार सकते हैं कि कौन सा टोला कौन सा मोहल्ला कहाँ गया होगा, क्योंकि आपको 4-6 लोग तो पता होते हैं ना कि किसी एक मोहल्ले में कौन कहाँ है। तो पिछली बार जो पोस्ट पोल वायलेंस हुई थी उसमें बीजेपी को इसी तरह टारगेट किया गया था। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उनको बिल्कुल टारगेट किया गया। उस रिप्राइजल के मैग्नीट्यूड के ऊपर प्रश्न हो सकता है, लेकिन क्या तोड़फोड़ हुई थी? बिल्कुल हुई थी। क्या लोगों पर असॉल्ट्स हुए थे? बिल्कुल हुए थे। रेप्स की घटनाएं थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हुई थी। तो ये पास्ट है। अब क्या हुआ है कि एंटी पार्टी जो है वो जीते हैं, तो वो उस चीज़ को इतनी जल्दी भूलने नहीं वाले हैं, और उनके पास अब स्टेट मशीनरी है, पश्चिम बंगाल की स्टेट मशीनरी है, सेंटर उनके पास में है ही। तो मुझे तो लगता है कि जितने लोग तृणमूल नहीं छोड़ेंगे वो बिल्कुल अपने लिए एक एड्रेस ढूंढेंगे, और वो जो पॉलिटिकल रियलिटी होगी उसके हिसाब से ममता बनर्जी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाओगे कहाँ? या तो आप लड़के फना होने का, या तो वो उस तरह का अगर होगा, है ना, अगर वो उसी स्पार्क के साथ आगे बढ़ेंगे तो वैसा हमको क्लैश देखने को मिलेगा, या फिर अगर वो एक इस नई पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से एडजस्ट होती हैं। तो मुझको लगता है अभी हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि क्या होता है ये देखने के लिए। जो जीतने वाला है वो इस जीत को कैसे लेता है, हमको ये भी देखना है कि क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन में खुश हैं, या जो पश्चिम बंगाल से जो वादे किए गए थे उसमें, जैसे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लीजिए, मेट्रो का जो से बैंगलोर, मतलब जहाँ पे बार बार कांग्रेस की सरकार आती गई, उनका नेटवर्क आपके कलकत्ते के मेट्रो से ज़्यादा लंबा है, जबकि भारत में सबसे पहले मेट्रो कलकत्ते में खोद के बनाई गई थी, उसके बाद दिल्ली आया। तो वो उनका स्टक है। डीएफसी सोननगर से आगे नहीं गया, उसका एक बड़ा रीज़न बताया जाता है कि
फिर आगे झारखंड से आगे उसको बंगाल जाना था, तो बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई थी। तो इस मैंडेट के पीछे एक मैसेज ये भी है कि जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी क्या वो करेंगे। तो जीतने वाला उधर फोकस करने वाला है या जीतने वाला जो 2021 की उसकी कड़वी स्मृतियाँ हैं उनका हिसाब करने वाला है, ये हमको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से जीतने वाला अपना बर्ताव रखेगा उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा हारने वालों को। हमने देखा है पिछले कुछ समय में ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो हमारे यहाँ पॉलिटिकल जिसको कहते हैं दुश्मनी में कन्वर्ट हुआ है। जैसे अभी बहुत जगह पहले ये बड़ा कल्चर था कि दोनों पार्टीज में मनभेद नहीं, हाँ शादियां हो रही हैं, एक दूसरे को बच्चे मतलब बच्चों की शादियां हो जाती हैं, रिसेप्शन में आपको विपक्ष भी वहीं दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब अब थोड़ा सा एक बैक सीट ले लिया। बंगाल में तो बिल्कुल नहीं है ये चीज़। तो अभी मेरा यही मानना है कि एक इमीडिएट मतलब उनको फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। ममता बनर्जी को, तृणमूल में जो उनके समर्थक हैं, काडर हैं, उनको और उसके बाद शायद जब उनको मालूम चलेगा कि हमारा क्या होगा, उसके बाद फिर वो सोचेंगे कि दिल्ली जाना है नहीं जाना है। अभी तो मतलब पहले वो इस नतीजे को फाइट करने की कोशिश करेंगे। नंबर में नहीं कर सकते और ना पब्लिक इमेजिनेशन में कर सकते हैं, लेकिन एक वो है कि एक मतलब उनको कुछ तो करना है ना इस बारे में, तो वो कुछ उठापटक वो करके देखेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो ये है, हमने आपको एक बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री का हारना एक बड़ी घटना होती है हमेशा। पिछले बार भी हुआ था, लेकिन पिछले बार ममता बनर्जी 2 सीटों से लड़ी थी, इस बार वो सिर्फ भवानीपुर से, जो उनकी सीट है वहीं से लड़ी थी। नहीं, हाँ भवानीपुर से ही वो लड़ी थी और वहाँ से वो अपनी सीट नहीं जीत पाई हैं। ये एक बहुत बड़ा सूचक है उस सेंटिमेंट का जो आपको 208 के आंकड़े में दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अचीव किया है। इसकी व्याख्या अभी बहुत तरह से होती रहेगी। हम भी अपना जो आज का जो काम है उसको समेट रहे हैं, लेकिन कल हम इसी मकसद के साथ में यहाँ पे आएंगे, जो और डेटा रात को हम क्रंच कर पाएंगे, जो और सूचनाएं रात में हमारे तक पहुँचेंगी, उनको आप तक पहुँचाने का काम हम अगले रोज़ करेंगे। इस वादे के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।